रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो बुक पे आने से पहले मैं ये बताता चलूँ, मैंने आपको सेमेस्टर के शुरू से ये ऑप्शन दी थी कि अगर किसी स्टूडेंट का लेक्चर मिस हो जाता है किसी भी वजह से, लाइट नहीं है, तो वो जब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो वो ऑनलाइन उसकी जो अपलोडेड लेक्चर है उसको सुन के, तो जो नेक्स्ट वीक में जो क्लास होती है उसमें मेरे साथ एक वाइवा सेशन हेल्ड कर ले तो उसकी उस पिछले वीक की प्रेजेंट लग जाएगी। लेकिन ये नहीं कि अब अगर 10वां हफ्ता चल रहा है तो तीसरे हफ्ते का लेक्चर फॉर द पास, जैसे कल अगर कोई स्टूडेंट नहीं है या आज नहीं है तो वो अगले मंडे के दिन क्लास के ख़त्म होने के बाद मेरे साथ एक वाइवा सेशन अरेंज कर सकता है कि सब मैंने ये लेक्चर सुन लिया है और मैं उसका एक वाइवा कंडक्ट कर लूँगा सेशनल मार्क्स में से, और मुझे आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने लेक्चर सुन लिया है। तो उनकी जो उस दिन वो लाइट नहीं थी या कोई मसला जेन्युइन है हो सकता है, तो उसमें मैं उनकी पिछले वीक की प्रेजेंट कर दूँगा। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और ये कुछ बच्चों ने अवेल की भी थी फ्यू वीक्स अर्लियर। तो अगर किसी का इस तरह का सिचुएशन हो जाती है तो वो आप उसका मेकअप कर सकते हैं कि उस लेक्चर को ऑनलाइन सुने अपलोडेड लिंक से, और फिर नेक्स्ट वीक जो है आप उसका मेरे साथ डिस्कशन कर लें, वाइवा कर लें, और आप अपनी पिछली वीक की जो है वो प्रेजेंट करवा सकते हैं। आई थिंक वन और दो स्टूडेंट्स ने ये ऑप्शन अवेल भी की थी, और जब ये ऑन कैंपस ऑन था, मतलब अभी ओडीएल नहीं स्टार्ट हुआ था ओवरऑल सारे सेशंस का, तो स्टूडेंट केम टू माय ऑफिस एट द कैंपस, उनका कोई लेक्चर मिस हो गया था, आई थिंक 2 लेक्चर मिस हो गए थे ड्यू टू सम रीज़न, और उन्होंने उसका वाइवा दे के लास्ट वीक का बुक से डिस्कस करके, तो मुझे पता चल गया कि उन्होंने वो लेक्चर सुन लिए हैं। तो मैंने उनके सामने ही उसका वाइवा लेने के बाद उनकी 2 प्रेजेंट जो हैं लास्ट वीक की वो की, और ये सब बच्चों के लिए ऑप्शन है क्योंकि ओडीएल पे तो बिजली भी जा सकती है, आपका कोई भी इशू हो सकता है। तो उसका सलूशन यही है कि लेक्चर अपलोड हो जाता है, आप लेक्चर को सुने टीचर को, लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर 1 वीक, पिछले हफ्ते का आप वाइवा दें, चाहे ओडीएल दे लें, कैंपस तो आप ऑफ है स्टूडेंट्स के लिए, पहले ऑन था, चाहे आप कैंपस आ जाएं या आप ऑनलाइन दें और आप अपनी प्रेजेंट करा लें, तो इसका फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपकी प्रेजेंट भी लग जाएगी। तो अगर कोई इस तरह का इशू है तो अभी भी ये ऑन है, जो स्टूडेंट्स आज नहीं है या जो यानी कि कल तो खैर वो रिकॉर्डेड वाला था ऑल वर प्रेजेंट, लेकिन आज अगर कोई नहीं है तो वो फिर अगले मंडे को मुझे वाइवा दे के तो अपनी प्रेजेंट करा सकता है। तो आ जाते हैं जी बुक के ऊपर। तो आज हमने जी केस स्टडीज़ करनी थी। केस स्टडीज़ को करने से पहले वी गो बैक के केस स्टडीज़ सॉल्व कैसे करनी है, और 9.3 को हमने टच करना है। तो 9.3 पे चलते हैं, 9.3.1, और फिर मैं आगे आपसे केस स्टडीज़ डिस्कस भी करता हूँ, और असाइनमेंट जो आपको ग्रुप्स में मिलने वाली है वो आपने इसमें से सॉल्व करनी है। ये जी आ गया हमारे पास 9.3। और इधर आने से पहले थोड़ा सा, जिस तरह के स्टूडेंट रिक्वेस्ट भी करते हैं, आपको मैं पीछे से लिंक अप कर देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में जो हमने कल ली थी वो तो आपको याद ही होगी, वैसे ही उसमें हमने प्रोफेशनल एथिक्स की डेफिनेशन की थी कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। एक तो हमने ये देखा था, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से राइटर ने, सारा बेस ने दी थी कि दीज आर कंसिडरेबली डिफरेंट देन जर्नल एथिक्स। बेस सेम है, एथिक मींस डूइंग द राइट थिंग एंड अवॉइडिंग द रॉन्ग, और उसका बेंचमार्क चैप्टर 1 में हमने पढ़ लिया है, बेस इज सेम। हाउएवर इसमें कुछ फ़र्क भी है, तो वो फ़र्क हमने डिस्कस किया था, और 9.1 में आपने देखा था कि वो फ़र्क क्या है। पहले तो प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है, इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज की प्राइमरी इम्पोर्टेंट है, दीज आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस इन अ वर्क प्लेस, ये हमने कल देखा था। और डिफरेंस कैसे हैं, अब ये दोनों सफ़ीयर्स में इसका डिफरेंस इसने 9.2 में आगे स्पेसिफाई किया था, आपने किताब से भी पढ़ के देख लिया होगा कि जो रोल ऑफ प्रोफेशनल है वो इस तरह से मुख्तलिफ है कि उनका जो नॉलेज होता है अपनी किसी स्पेसिफिक फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं और आम लोगों से ज़्यादा होता है, इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है टुवर्ड्स इथिकल वैल्यूज़, टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन, कि वो अपने प्रोफेशन में ज़्यादा सिंसियर हैं। क्यों?
क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सिविल इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, लीगल फर्म्स हैं, मेडिसन या फार्मासिस्ट हैं। हमने कल सारी मिसालें बड़ी तफसील से डिस्कस की थी इन आवर 1 आवर एंड 34 मिनट्स लेक्चर। ऑल्दो 1 आवर उसका टाइम था, बट एग्जाम्पल्स करते करते थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई थी क्लास। तो हमने बड़ी तफसील से वो एग्जांपल्स ली थी कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एयरक्राफ्ट की एग्जांपल्स ली थी, एप्स की ली थी, मेडिसिन की ली थी। सो समिंग अप कि जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं दे आर वैरिड फ्रॉम द जनरल एथिक्स। कैसे कि इसमें आम लोगों का और आप प्रोफेशनल्स का अपनी फील्ड के नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, और लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं प्रोफेशनल्स से कि वो अपना काम इथिकली और डेडिकेशन के साथ करेंगे। डेडिकेशन इज़ पार्ट ऑफ एथिक्स। हमने पायलट्स की एग्जांपल ली थी, एविएशन में इंजीनियर्स की एग्जांपल ली थी, और इथिकल वैल्यूज़ ना फॉलो करने से बाज़ औक़ात लॉस ऑफ लाइफ भी अकर हो सकता है। सो रॉन्ग और हार्म जर्नल एथिक्स में हो सकता है आप दूसरे के साथ रॉन्ग डूइंग करें, लेकिन हार्म के चांसेस कम होते हैं। मगर प्रोफेशनल एथिक्स अगर आप फॉलो नहीं करते तो जो रॉन्ग के साथ साथ है, आप दूसरे के साथ रॉन्ग डूइंग तो कर ही रहे होते हो, बट यू कैन ऑल्सो हार्म द अदर पार्टी। और अदर पार्टी इज अ बिग सेट ऑफ पब्लिक। एक शख्स के साथ वो नहीं होगा, बल्कि लार्ज स्केल पब्लिक जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो ना करने से इफेक्ट हो सकती है। तो ओके, फिर प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स देखा था जी हमने कल की क्लास में। ये वही आपका ACM IEEE CS जॉइंट टास्क फोर्स का कोड है, जो अपेंडिक्स ए में भी दिया हुआ है, और अलग से आपको रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे मैंने पेपर भी शेयर किया था प्रीवियस वीक्स में, उसको हमने कल देखा था। और इसने कुछ उसकी हेडिंग्स बना के सम अप किया हुआ है उसको, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स को। देखें इसने यहाँ पे वो रेफरेंस भी दिया हुआ है। ये जो 9.2 है ये उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जिसका इसने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है। आपके अपलोडेड कोर्स मटेरियल में वो रिसर्च पेपर अलग से अवेलेबल है, प्लस इसी किताब के अपेंडिक्स ए में भी वो दिया हुआ है। तो हमने उसकी गाइडलाइंस देखी थी, इसने साथ साथ देखी वो मखसूस उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे रेफर किए हुए हैं हर हेडिंग के साथ। कि अंडरस्टैंड व्हाट सक्सेस मीन्स, आपको माइलस्टोन होने चाहिए पता कि मैं क्या करूंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा एज ए प्रोफेशनल। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने अपने डिसीजन में शामिल रखना है, ठीक है। और ये देखें उसने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है पॉइंट्स का। और डिज़ाइन फॉर रियल यूज़र्स, जो आप ये देखें ये ऐसी कोड का इसने लिखा हुआ 3.02 3.09 3.10 से डू अ थॉरोफुल प्लानिंग, क्योंकि इफ़ यू डोंट प्लान देन यू प्लान टू फेल। और इसने ये उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है उस डॉक्यूमेंट का। फिर रियल यूज़र्स के लिए आप इस चीज़ को डिज़ाइन करें, इमेजिनरी टारगेट से अवॉइड करें, रियलिस्टिक टारगेट्स की तरफ जाएं। डोंट एज्यूम, अपनी गट फीलिंग और सिक्स सेंस से कोई राय कायम ना करें। अगर आपने कोई राय कायम करनी है, इफ़ यू हैव एन ओपिनियन दैट शुड बी अ टेक्निकल ओपिनियन। आप इवेलुएट करें टेक्निकल बेसिस पे, और फिर आप अपनी ओपिनियन कायम करें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके जी, ऑब्वियसली यू शुड बी ओपन एंड ऑनेस्ट, और सेफ्टी लिमिटेशंस को फॉलो करना चाहिए जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो। रिक्वायर कन्विंसिंग केस फॉर सेफ्टी, और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको आपने पूरी तरह से ख्याल रखना है। जो हमने कल इनकी एग्जांपल्स भी ली थी कल, आज तो हम जस्ट इनके पॉइंट्स को कर रहे हैं। जो आपकी डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट है उस पर स्पेशल अटेंशन आपने प्रोवाइड करनी है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए प्रोफेशनल्स की, बिकॉज तब ही आप ये सारे जो ऊपर स्टेप्स बयान किए उन्हें सही से कर सकेंगे। तो बेसिकली कल की जो क्लास थी वो हमने जर्नल एथिक्स को ब्रिज किया था प्रोफेशनल एथिक्स के साथ। तो आज जो हैं वो स्पेशली कंप्यूटिंग से रिलेटेड सिनेरियोज या केस स्टडीज़ हैं जो कि हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि 9.3.1 में दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन एंड मेथोडोलॉजी। ओके, तो अब 9.3 में ना फिर से फर्स्ट चैप्टर जो कि सेक्शन 1.4 है इसका जिक्र किया हुआ है। देखें, ऑन दी अदर हैंड इन सेक्शन 1.4 ये जो केस स्टडी सॉल्व करनी है इसमें 1.4 भी इस्तेमाल होगा और 9.1 और 9.2 भी इस्तेमाल होंगे।
सो 1.4 को भी वेरी क्विकली मैं फिर से करता चलूँ, बिकॉज इसका काफ़ी आज की केस स्टडीज़ की सॉल्यूशन में इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आपने जनरल एथिक्स की टेक्निकल फिलोसफिकल डेफिनेशन देखी थी, और हमने ये भी कहा था कि एथिक्स या तो डिस्कवर हो सकता है या फिर वो इन्वेंट हो सकता है, यानी या तो इमैनुअल कांट की थ्योरी हो सकती है या जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी हो सकती है, या तो वो एब्सोल्यूट रूल हो सकता है और या फिर वो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी हो सकती है। आइदर डिस्कवरिंग में वो डियोंटोलॉजिकल आप उसे कह सकते हैं, या इन्वेंटिंग में यू कैन से इट यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। सो ये मुख्तलिफ नाम हैं जो इन दोनों एस्पेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हमने बड़ी तफसील से पढ़ा और रिवीजन में भी हर क्लास में देखा कि ये जो हैं कस्टम्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइन प्रिवेल कर जाते हैं किसी सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्री में, टाउन में, उसके बेस पे एब्सोल्यूट रूल्स बनाए जाते हैं या फिर रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर बनाए जाते हैं, जिसमें रूल्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को देखा जाता है और वो हर कंडीशन में और हर शख्स के लिए एक से ही अप्लाई किए जाते हैं। उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको जहन में नहीं रखा जाता, बल्कि रूल्स की, कस्टम्स की इंट्रिंसिक गुड वैल्यू के ऊपर फोकस रखा जाता है, और इसके जो बानी थे इन थ्योरीज के वो थे इमैनुअल कांट। फिर यूटिलिटेरियनिज्म में आपने जॉन स्टुअर्ट मिल को देखा था, इसमें मेजर किया जाता है कि जो गुड है वो अगर बैड से ज़्यादा है, ज़्यादा पीपल ये कैलकुलेट या मेजर करते हैं आप कि एग्रीगेट यूटिलिटी अगर अच्छी है ज़्यादा लोगों के लिए, तो आप उसको एज एन इथिकल रूल और लॉ अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑल्दो इसमें कुछ लोग नेगेटिवली इफ़ेक्ट होंगे, माइनॉरिटी, लेकिन ये जिस तरह से आजकल डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का रूल है, उसको फॉलो किया जाता है। और इस थ्योरी के जो बानी थे वो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, बोथ फॉर फिलोसफर्स। फिर राइट्स की भी आपने बात की थी, नेचुरल राइट्स जो किसी इकाई या एटॉमिक वैल्यू ऑफ अ सोसाइटी यानी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को कुदरत की तरफ से दिए जाते हैं। इसमें लॉ का जिक्र नहीं था। तो आगे फिर हमने की टर्म्स देखी थी, नेगेटिव राइट और लिबर्टीज, right to an individual in a society or country granted by the constitution or law। पॉजिटिव राइट और क्लेम राइट्स जो थे ये एक सेट में से, सेट ऑफ पीपल और एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मुल्क में, एक कस्बे में अगर कुछ लोग इन राइट्स को गारंटी कर दें तो बाकी सब की तरफ से वो अदा हो जाते हैं। इसकी भी हमने बहुत से, जैसे फ़र्ज़ किफ़ाया की एग्जांपल ली थी कि अगर पीपल जॉबलेस हैं तो किसी ने ये जिम्मेदारी लेनी है कि उनको जॉब्स दे। वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, वो वेल्दी पीपल भी हो सकते हैं, और वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। किसी ने सफाई करनी है काउंटी की, आपके टाउन की, कंट्री की, तो वो फ्यू पीपल जो हैं उनको इसकी जिम्मेदारी लेना होती है। तो ये आपके कहलाते हैं क्लेम राइट्स। क्लेम राइट्स या पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव राइट और लिबर्टीज एटॉमिक वैल्यू ऑफ सोसाइटी पे अप्लाई होंगे, और क्लेम राइट्स और पॉजिटिव राइट्स जो हैं वो सबसेट ऑफ सोसाइटी के ऊपर अप्लाई होते हैं। और इनके बहुत से डिफरेंसेस थे जो हमने देखे थे। गोल्डन रूल्स में हमने देखा था कि जो आपके पास फ़लसफ़े या इस्लामिक बुक्स होती हैं उनके अंदर जो बातें लिखी होती हैं वो एब्सोल्यूट थ्योरी की तरफ जाती हैं, और उनको यूटिलिटेरियनिज्म उनको जो आपकी डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज हैं उसके तहत अप्लाई किया जाता है। कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी को देखा था कि एथिकल वैल्यू जो हैं उसको सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप एक अच्छा काम करते हैं तो उसका गुड आप तक रिटर्न होता है और माशरे में भी जाता है। सोशल कॉन्टेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस देखी थी। इसमें हमने एग्रीरियन पार्ट और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंफॉर्मेशन एज, तीनों लेवल पे इसको डिस्कस किया था, और इसमें थॉमस होब्स का काम, और होब्स के बाद जॉन रॉल का मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अभी 9.3 में ये अभी देखें आएगा रॉल का काम। जॉन डॉकी और जॉन रॉल का हमने इसमें काम देखा था। जॉन रॉल का फोकस था माशरे का जो माइनॉरिटी तबका होता है, जो कि लेस एडवांटेज पीपल होते हैं, उनको ऊपर आपने फोकस करके रूल्स बनाने। अगर उनको इससे फ़ायदा नहीं होता तो वो फिर इथिकल हाई ग्राउंड पे आप नहीं है। और इसने ये भी कहा था कि लोग इथिकल हाई ग्राउंड पर रहना चाहते हैं। एथिक्स का कोई प्रोफेशनल एथिक्स का कोई एल्गोरिदम नहीं है, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरह से राइट रॉन्ग ओके के ऊपर हमने डिस्कशन की थी, रॉन्ग और हार्म के ऊपर डिस्कशन की थी। गोल्स विदाउट कंस्ट्रेंट्स आर डेंजरस, गोल्स विद कंस्ट्रेंट्स आर विद इन इथिकल लिमिट्स, ये हमने डिस्कस किया था। बहुत सी हमने इसमें एग्जांपल ली थी। पर्सनल प्रेफरेंसेस की हमने बात की थी। लॉ एंड एथिक्स को देखा था कि बड़ी थिन लाइन इनको सेपरेट करती है। तो ये हमने
इससे पहले जो 2 वीक से उसमें हमने 3 लेक्चर्स में हमने कवर किया था। अब वापस आ जाते हैं जी केस स्टडीज़ पे। तो ये सारा एक थॉरो रिकैप हो गया 15 मिनट के अंदर। हमने देख लिया पिछला लेक्चर और उससे पीछे के 3 लेक्चर्स कि हम क्या करके आए थे। अब देखिए वापस आ जाते हैं 9.3.1 पे, जो कि हमें इस सारा स्टडी के बाद एथिक्स इन जनरल एंड एथिक्स इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के बाद थोड़ी सी गाइडलाइन है हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द केस स्टडीज ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। अब ये इसमें देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि सेक्शन 1.4 emphasize that there is not always one right answer to an ethical question। हमेशा कोई एक रास्ता आप एब्सोल्यूट पाथ नहीं बता सकते कि ये सही है। देर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, ऑफन मैनी रिस्पॉन्सेज और एक्शंस आर इथिकली एक्सेप्टेबल। बहुत से डिसीजन, एक से ज़्यादा डिसीजन एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी रीजनिंग आपने क्या दी है और किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया है। इमैनुअल कांट को फॉलो किया है, स्टुअर्ट मिल को फॉलो किया है, जॉन रॉल को फॉलो किया है, जॉन लॉकी को। किस फिलोसोफर की किस थ्योरी को आपने अपने जो कल्चर है उसके कॉन्टेक्स्ट में, अपनी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में फॉलो किया है। वी हैव अप्रोच मैनी इश्यूज एज प्रॉब्लम इन सिचुएशंस। बहुत सी मिसालें हम हर थ्योरी के अंदर पढ़ते आए हैं पीछे। डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो कि आपके सामने आ सकते हैं। हर चीज़ के अंदर दो पहलू होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप होलोकॉस्ट की यूरोप में बात करें तो वो एक क्राइम है। जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर इट्स अ क्राइम। आप होलोकॉस्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि जर्मन्स ने जो है वो ज्यूस को, नाजीज ने ज्यूस को नहीं एक्सटर्मिनेट किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। दैट इज़ अ क्राइम। दूसरी तरफ कई लोग इसे समझते हैं, जो प्रो नाजी ग्रुप्स हैं, या फिर आपके पास इवन वेस्ट के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि होलोकॉस्ट इज़ अ फिक्शन, होलोकॉस्ट हुआ ही नहीं था। उससे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम की शक्ल में हुई थी, या फिर जो जर्मन सिटीज़ की बॉम्बिंग की थी एलाइड ने, जिसमें क्लस्टर बॉम्ब्स भी एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इस्तेमाल किए थे, उसमें कोलेट्रल डैमेज जो हॉलोकॉस्ट की वजह से डैमेज हुआ था उससे ज़्यादा था। तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और वो ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो डिनाइड हो रही है इस वजह से। इसी तरह से चाइना में अगर आप देखें तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। वहाँ पे इंटरनेट की जो है वो स्क्रीनिंग की जाती है ईरान और चाइना में। ऐसा मटेरियल जो ईरान या चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है उससे फ़िल्टर कर दिया जाता है, या ऐसा मटेरियल जो वो समझते हैं कि इनअप्रोप्रिएट है उनकी कंट्री के लिए, उसको स्क्रीन कर दिया जाता है। इसी तरह से एक ज़माना था जब डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो टेलीकास्ट किए जाते थे लोकल टेलीविज़न के ऊपर। लाइक एसटीएन सर्विस एक स्टार्ट हुई थी, शालीमार टेलीविज़न नेटवर्क, इन 1990s। तो उसके अंदर अक्सर जो है वो कुछ चीज़ें सेंसर कर दी जाती थी, बिकॉज ये सोचा जाता था कि ये इथिकली या मॉरली इनअप्रोप्रिएट हैं टेलीकास्ट करना इन पाकिस्तान। तो यानी कि आप देखें दो स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज होते हैं जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं। जब आप सेंसरशिप करते हैं तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है बड़ा अच्छा किया जी, ये मॉरली ठीक नहीं था यहाँ के लिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की निगेशन हो गई। मिसाल के तौर पे अगर आप हिटलर को सर्च करें जर्मनी में बैठ के तो शायद उसकी तस्वीर वहाँ पे आपको गूगल पे नज़र नहीं आएगी, गूगल उसे वहाँ पे फ़िल्टर कर देगा। हॉलोकॉस्ट को सर्च करें, वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर कर देगा जो पाकिस्तान में फ़िल्टर नहीं होंगी। तो वहाँ पे जो प्रो नाज़ी स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, और जो उनकी गवर्नमेंट है या जो प्रो वेस्टर्न लोग हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा एक काम है। तो यानी कि कोई एक अप्रोच हमेशा नहीं, एब्सोल्युटली नहीं आप कह सकते कि ये ठीक है। दोनों, दो या दो से ज़्यादा अप्रोचेज़ हो सकती हैं, और फिर आप उसको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं दोनों की कि व्हाई इट इज़ राइट एंड व्हाई इट इज़ रॉन्ग। तो ये है जनाब इथिकल थ्योरीज। ये देखिए इसने लिखा इथिकल थ्योरीज एंड गाइडलाइंस माइट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इवन एससी का कोड जब आप अप्लाई करें तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अच्छा, अब आपने जब किसी केस स्टडी को लेके प्रो या कॉन में आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो कैसे देने हैं। इसने यहाँ पे ये लिखा है कि ऑल्दो वी विल नॉट फॉलो द आउटलाइन बेलो स्टेप बाय स्टेप फॉर ऑल द सिनेरियोज। दो ही फेज हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एनालिसिस। अब ये पहले एनालिसिस भी कर सकते हैं, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं, ये हायरार्की में नहीं है।
लेकिन ये स्टेप्स आपको करना पड़ेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज क्या होता है जी, आपके सामने एक इथिकल क्वेश्चन आ गया, अब आपने उसका क्या करना है जी, लिस्ट ऑल द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस अफेक्टेड, तमाम स्टेक होल्डर्स को राइट डाउन करें और देखें कि उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव क्या इफेक्ट होगा। पहला काम जब भी कोई इथिकल क्वेश्चन सामने आता है, ठीक है। लिस्ट रिस्क्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कॉन्सिक्वेंसेस। मिसाल के तौर पे ये सवाल हो सकता है, जिस जो आजकल पॉलिटिकल क्वेश्चन चल रहा है कि जी इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जाए या ना किया जाए, उनके साथ सफारती ताल्लुकात रखे जाएं या ना रखे जाएं। अब इसमें देखें बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि जी वो अहले किताब अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज़ में कि वो लोग अहले किताब हैं, और अहले किताब के साथ जो है वो मुसलमानों के तारीख़ी रवाबित रहे हैं। जब से इस्लाम एमर्ज हुआ है, बहुत से मुआहदे भी उनके साथ जो हैं वो अमल में लाए गए, और दे आर प्रेफर्ड इन एन इस इस्लामिक कंट्री में या इस्लामिक रिलीजन के अंदर उनके साथ रिलेशन रखना प्रेफर किया जाता है। और इवन आप ज़बीहा भी मतलब खा सकते हैं उनके साथ, यू डाइन भी कर सकते हैं रेदर देन जो लोग के आइडल को वर्शिप करते हैं एटसेट्रा। तो प्रो में भी जा सकती है ना चीज़ें काफ़ी सारी, कि मैरिंग अहले किताब इज़ हलाल, एंड ईटिंग डाइनिंग विद देम इज़ हलाल, एंड रिलेशंस विद देम इज़ हलाल। और इवन इस्लाम के इंसेप्शन से अब तक बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिसमें उनके साथ मुआहदे किए गए और मुस्लिम्स एंड अहले किताब को एग्जिस्टेड इन द सेम कंट्री। सो इस तरह की भी बात हो सकती है। जो दूसरी साइड हो सकती है वो ये कह सकती है कि जी रिलीजन का तो इसमें काम ही नहीं है, जो स्टेट ऑफ इज़राइल है वो रिलीजियस वैल्यूज़ पे नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ पे बात हो रही है, कि उन्होंने पैलेस्टाइन के अंदर जो है वो ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं, तो उनको ये है कि बेसिक राइट्स देने चाहिए उन्हें, एंड देन इट इज़ ओके। रिलीजन इज़ नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन, एक्चुअली इट्स द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, स्टेक होल्डर को लिखना है और देखना है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होंगे या नहीं। और भी डिस्कशन हो सकती है कि दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, और जब हम इंडिया के साथ रिलेशन रख सकते हैं, सफारती ताल्लुक भारत के साथ भी हैं, आवर वर्स्ट एनिमी, एंड वी कैन हैव आल्सो रिलेशंस विद चाइना, दे आर बुद्धिस्ट, यू नो, और इसराइल तो खुदा को भी मानते हैं, और एथीस्ट कंट्रीज के साथ भी आपने रिलेशंस रखे हुए हैं। तो व्हाट इज रॉन्ग विद हैविंग रिलेशंस विद अ ज्यूइश कंट्री, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है और खुदा पे भी यकीन रखते हैं, एक खुदा को मानते हैं एट्सेट्रा। उनमें बाकियों से तो क्वालिटीज़ हैं, अगर रिलीजियस टर्म है तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आ सकता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल रखी है जिसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। सो लिस्ट ऑल द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस अफेक्टेड। इसी तरह से कुछ और लोग ये भी कह सकते हैं कि जी रिलीजन को भी साइड रखें, ह्यूमैनिटेरियन को भी एस्पेक्ट को भी साइड पर रखें। इसराइल इज एन एनिमी ऑफ पाकिस्तान स्टेट। उसने हमेशा, चाहे वो कारगिल वॉर हो या उससे पहले का ज़माना हो, उसने हमेशा इंडिया की साइड ली है और उसको हमेशा सपोर्ट किया। बोफोर गनें जो हैं वो कारगिल वॉर में इसराइल ने प्रोवाइड की थी। इसी तरीके से बंकर बस्टर बॉम्ब्स उसने प्रोवाइड किए थे इंडिया को। फिर हमारे एटॉमिक इंस्टॉलेशन पे अटैक करने के प्लान में वो शामिल था 86 में, जो कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फेल किया, और उससे पहले की वॉर्स में भी वो हमेशा हमारा एनिमी रहा है। तो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को भी साइड पे रखें, और क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबसे बड़ा वायलेटर है दुनिया में इस वक्त, और वो हमारा एलाई है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, तो उसमें आपका बेस वीक हो जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन भी वजह नहीं है और रिलीजन भी वजह नहीं है। असल वजह है कि वो हमारे एनिमीज को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट है, लिहाजा हम कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो इस चीज़ को ठीक ना करें। तो इसी तरह और एक और भी आर्गूमेंट हो सकता है कि जो इस्लामिक पाइनियर्स हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया और अरब कंट्रीज़ हो गई जहाँ से इस्लाम फैला था, तो वो लोग क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, तो पाकिस्तान भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। कि अगर हमारे जो फ्रेंड्स हैं अरब कंट्रीज यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड्स, वो कर रहे हैं और वो प्रेशर भी डाल रहे हैं पॉलिटिकल, और जिस तरह वीज़ा पॉलिसी, तो हम क्यों ना इसको बेशक ज़्यादा प्रिविलेजेस ना दें लेकिन अलामती तौर पे एक्सेप्ट कर लें, ताकि
जो पाकिस्तानी काम करते हैं यूएई में, सऊदीया में, उनको वीज़े मिल सके मुस्तकबिल के अंदर भी, और जो हमारा फॉरेन रेवेन्यू आ रहा है जो कि इस वक्त बड़ा ज़रूरी है मुल्क के लिए, वो ना रुके। तो नज़रिया ज़रूरत भी हो सकता है, नज़रिया रिलीजन भी हो सकता है, नज़रिया ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, और फॉरेन। तो ये डिफरेंट आपकी अप्रोचेज़ आ गई। और देखें इसमें आपने ये क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज में आप ये लिखोगे, लिस्ट ऑल द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस अफेक्टेड, लिस्ट रिस्क्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, लिस्ट बेनिफिट्स, आइडेंटिफाइज who get each benefit. In cases where there is not a simple yes or no decision, but rather one has to choose some action, list possible actions. जब भी आप एक फैसला ना कर पाएं तो आप दो तीन प्लान्स लिख दें, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये करेंगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब एनालिसिस फेज है, इसमें पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज होता है जी। इसमें स्टेक होल्डर्स लिखे, प्रॉब्लम्स लिखे, इश्यूज लिखे, फ़ायदे नुकसान लिखे, और अप्रोचेस आइडेंटिफाई कर दी, एक नहीं है तो एक से ज़्यादा कर दी। दूसरे फेज में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिसीजन मेकर। कौन क्या करेगा। अब ऊपर आपने देखा था ना कि आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस मीन्स क्या है, व्हाट सक्सेस मीन्स, मीन जॉब रोल हर किसी का डिफाइन होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स ऊपर डिफाइन हो गए, अब स्टेक होल्डर जो है वो आप लिखें कि जी अगर आप कर रहे हो नज़रिया ज़रूरत के तहत एक्सेप्ट, सपोज वही वाली केस स्टडी लेते हैं इसराइल को, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जी सऊदीया एंड यूएई को पहले अगर 1 मिलियन लोग वहाँ पे काम कर रहे थे तो अब उन्हें 3 मिलियन वीज़े और वर्क वीज़ा देना पड़ेंगे, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इन्हेंस हो। इसी तरह से अगर आपने ये स्टैंड लिया है कि जी नहीं उसको एक्सेप्ट करना रिलीजियस बेसिस पे, तो फिर आप ये देखेंगे कौन सी कंट्रीज़ हैं स्टेक होल्डर, जैसे टर्की और आपके साथ इंडोनेशिया और कतर आपका साथ दे रहे हैं। तो फिर जो सऊदीया से वीज़े नहीं मिलेंगे यूएई से, टर्की और इंडोनेशिया को हेल्प करना पड़ेगी अकोमोडेट करने में, क्योंकि आप एक इस्लामिक ब्लॉक की शक्ल में चल रहे हैं। देन दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर वर्कर्स। तो ये आपने ऊपर जो भी प्लान सेट किया है प्रो और कॉन में, नीचे जो जो स्टेक होल्डर हैं उनकी जिम्मेदारियां आपको इस प्लान में डिसाइड करना होंगी। फिर आइडेंटिफाई राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, जहां आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसके साथ जो है जो अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ बेनिफिट्स भी आते हैं जब आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टर्की इज गोइंग टू हायर 1 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट यू कैन गिव इन रिटर्न ऑफ इट। फॉर एग्जांपल उनको अपनी जो एयरफोर्स में पायलट्स इंस्ट्रक्टर हैं उसकी बड़ी कमी है वहाँ पे। उनकी जो कू हुई थी उसको कोप करने के बाद उन्होंने काफ़ी लोगों को कोर्ट मार्शल कर दिया था। तो पाकिस्तान में प्रोवाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स टू टर्की। इसी तरह से इंडोनेशिया को आप क्या इंसेंटिव दे सकते हैं जी, उनकी कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके कार मेकर्स को अलाउ कर सकते हैं टू कम टू योर कंट्री एंड दे विल अकोमोडेट योर वर्क फोर्स, सो दैट आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिजर्व आते रहें। तो ये उसी केस स्टडी को लेके हम चल रहे हैं आगे। देखें, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन ऑप्शंस ऑन द स्टेक होल्डर्स। ये जो ऊपर का आखिरी पॉइंट था, आपने दो तीन सिनेरियोज लिखे थे, जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के फ्यूचर पे, क्या मौजूदा क्या इम्पैक्ट होगा 10 साल बाद, और शायद 50 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और ये गट फीलिंग सिक्स सेंस से कभी भी प्रोफेशनल जो है वो अपनी राय नहीं देता। अगर कोई फॉरेन ऑफिस प्रोफेशनल है तो वो अपनी जो उसकी गट फीलिंग सिक्स सेंस और जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको साइड पे रखता है एज अ प्रोफेशनल। जो उसकी रिलीजियस बिलीफ है, जो उसका कस्टम बिलीफ है, या उसकी पर्सनल एफिलिएशन है किसी कंट्री से, उसको साइड पे रख के तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान होगी, उसके लिहाज से सोचेगा कि उसको क्या करना है। अभी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस सेक्रेटरी या पॉलिसी मेकर्स तो वो इस तरीके से सोचते हैं। तो अगर वो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है उसके लिए सोचेगा कि क्या बेहतर है। इसमें और भी केस स्टडीज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कोई रिलीजियस पर्सन है जो कि किसी भी रिलीजन से एफिलिएटेड है, और आपने कोई ऐप बनाना है, फॉर एग्जांपल किसी ऐसी चीज़ के लिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए कोई ऐप बनाना है, और उसकी नज़र में म्यूज़िक इज़ नॉट राइट,
तो अगर वो प्रोग्रामर है तो फिर उसको अगर उसने जॉब कंटिन्यू करनी है और उस ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी लेनी है तो उसको वो काम करना पड़ेगा जो कि इदारे के लिए बेहतर है, अपनी पर्सनल एफिलिएशन को साइड पे रखते हुए। ये हमने प्रेफरेंसेस एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड एथिक्स में ये टॉपिक डिस्कस किया था कि आप किसी अगर टोबैको कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आप सिगरेट को बुरा समझते हैं कि लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर आपने तो कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करना है। अगर आपने जॉब एक्सेप्ट कर ली है तो आपकी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको एडवर्टीज़ किया जाए। आप मार्केटिंग मैनेजर हैं और आप समझते हैं कि लोगों की ज़िंदगी सेहत अफेक्ट होती है, लेकिन जब आपने जॉब एक्सेप्ट कर ली है और आप सैलरी भी ले रहे हैं तो आपको ऑनेस्टी के साथ अपनी कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की गोल्स विद कंस्ट्रेंट पे काम आपको करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिगरेट टोबैको परचेज करें, चाहे वो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। वंस यू हैव एक्सेप्टेड द जॉब एंड यू आर टेकिंग सैलरी, तो आपको अपनी गट फीलिंग, सिक्स सेंस साइड पे रख के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होगा, बिकॉज यू आर अर्निंग मनी एज वेल फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इम्पैक्ट जो है वो आपने टेक्निकल इम्पैक्ट एनालाइज करना है, कॉन्सिक्वेंसेज, रिस्क, बेनिफिट, हार्म, कॉस्ट ऑफ ईच एक्शन कंसीडर्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गई बिफोर हम केस स्टडीज़ की तरफ टर्न ओवर करें। कोई भी केस स्टडी होगी आपके पास, आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग और एनालिसिस फेज जो है वो इसके अंदर आपने करना है, परफॉर्म करना है। यू हैव टू अप्लाई बोथ ऑफ दीज फेजेस जब भी आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। और आपने जहन में क्या रखना है, सेक्शन 1.4 को और 9.1 और 9.2 में जो आपने बातें, और अगर वो केस स्टडी कंप्यूटिंग से रिलेटेड है तो एससी कोड भी आ जाएगा उसमें जो अपेंडिक्स ए में दिया हो। तो सेक्शन 1.4, सेक्शन 9.1 और सेक्शन 9.2, या वो जो आई ट्रिपल ई ACM CS टास्क फोर्स, जॉइंट टास्क फोर्स का जो है वो कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस था, वो आपने जहन में रख के केस स्टडी को सॉल्व करना है। अब देखिए, आपकी क्लास में टोटल 26 लोग हैं, जिसमें से 2 लोगों का आ चुका है विड्रॉबल एफ, जिसमें जरका और अली हैदर सावन है, तो बाकी बच जाते हैं 24 लोग। और ये केस स्टडीज़ आप देखें यहाँ से शुरू हो रही हैं, प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा, और ये चल रही हैं 9.15 तक, यानी कि 14 केस स्टडीज़ हैं टोटल। और 2 केस स्टडीज़ जो हैं वो तो 2-2 का ग्रुप बनेगा क्लास में, ठीक है, जिनको ये 5% मार्क्स की असाइनमेंट जो है वो परफॉर्म करना होगी। तो अभी आप क्या करें, ये केस स्टडीज़ ज़रा देखें। मुझे आपने अभी लेक्चर में बताना है कि कौन से लोग 2-2 के ग्रुप में, हर ग्रुप को एक केस स्टडी जो है वो सॉल्व करनी होगी किताब से पढ़ने के बाद। और ये दोनों फेजेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज और एनालिसिस फेज अप्लाई करना होगा सेक्शन 1.4 से, सेक्शन 9.1 से, सेक्शन 9.2 से, और एससी का जो कोड है उससे करना होगा। तो अभी ज़रा क्विकली आप ये केस स्टडी देखें और मुझे बताएं कि कौन से 2-2 लोग आपस में काम करना चाहते हैं और किस केस स्टडी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। 2 केस स्टडीज़ जो हैं वो सारी क्लास के सारे ग्रुप्स को करना होंगी, उनको आप छोड़ दें। वो कौन सी हैं? वो हैं जी, एक है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 9.3.11, और दूसरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेंटेंसिंग क्रिमिनल्स। ये क्लास के हर ग्रुप को करनी है। टोटल 12 ग्रुप्स बनेंगे आपके, क्योंकि आप 24 स्टूडेंट्स हैं, जो कि इस कोर्स में रजिस्टर्ड 26 हैं। 2 की अटेंडेंस की वजह से विड्रॉवल एफ हो गया, तो आपके जो स्टूडेंट्स बनते हैं वो हो जाते हैं 24, और 2-2 का इसमें ग्रुप होगा, और टोटल आपके पास हो जाएंगे 12 ग्रुप्स। तो हर ग्रुप को एक एक केस स्टडी जो है वो आएगी। तो अभी आप मुझे ज़रा ये केस स्टडी देखें, और इसी क्लास में आपने केस स्टडी भी बतानी है और अपने ग्रुप भी बताने हैं। मैं 5 मिनट के बाद जो है क्लास को रिज्यूम करता हूँ। आप तब तक ये केस स्टडीज़ देखें और आपस में ग्रुप्स भी डिसाइड करें, और मुझे आपने अभी लिखवाने हैं, नहीं तो मैं फिर अभी आज की क्लास में खुद ही केस स्टडी भी असाइन कर दूंगा अगर आप नहीं कर पाओगे, और ग्रुप्स भी खुद ही बना दूंगा। तो आपने खुद बनाने हैं या मैं असाइन कर दूं? सर ग्रुपिंग खुद कर लेते हैं और केस स्टडीज आप असाइन करते हैं। चलो, आप ग्रुप्स भी डिसाइड कर लो 5 मिनट में, और केस स्टडी भी अगर जो आपकी प्रेफरेबल है ना वो मुझे बता दो देख के,
तो अगर केस स्टडीज पे नहीं आपस में डिसाइड होता तो मैं फिर उसे फिक्स कर देता हूँ। तो आप ग्रुप सोच लें, अभी हैं 12:51, 12:56 तक जो है ना मैं दोबारा आपको पिंग करता हूँ और फिर हम इसको डिसाइड कर लेते हैं। सो 5 minutes break and decide your groups and the case study. Thank you. फोटो का ग्रुप बनेगा ना? जी, दो का, 2 स्टूडेंट्स का। जरका और अली हैदर सावल तो वैसे ही WF हो गया, और लुकमान और तलहा रजिस्टर्ड नहीं है, तो बाकी 24 स्टूडेंट्स बनते हैं, तो 12 ग्रुप्स बनेंगे। तो आप जो है वो 2 का ग्रुप जो है वो बना लीजिए। ओके जी, सी यू इन 5 minutes. ओके जी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के ग्रुप्स डिसाइड हो गए हैं वो मुझे बता दें, मैं यहाँ पे अटेंडेंस शीट में नोट करता जाता हूँ आपके सामने। सर 410 और 423। ओके बेटा, 410, 1, 410 and 423. सर 407 और 430 अच्छा जी, 407 और 413। Sir, 406 and 419.
सर 401 और 403। 401 and 403. सर 411 और 411 and 411 के साथ खुद ही अटैच कर दूं मैं? नो सर, एक मिनट में बताता हूँ, एक मिनट सर। सर 429 427 429 और 427। ठीक है, जो रह गए हैं उनके फिर मैं खुद बना दूं। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनकी मैं फिर खुद ही बना देता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर 424 408 408 बेटा, और 408 424 424 और सर 420 और 421। सर 20 और 21। यस सर। जी बेटा, एक और बच्चा सर भी बोल। 417 और 418। ओके, 417 and 418। ओके जी, और चलो बाकी मैं बना दूं फिर। एब्सेंट है बच्चे तो, कि मुझे लगता है किसी का मैसेज भी आया है अभी, इधर फ्रॉम योर क्लास और 17 जिनका इसके बाद लेक्चर है। ओके, ओके जी, कौन कौन रह गया? मोहम्मद हुसैन आए हुए हो? 402 402 नहीं है? अच्छा, 402 की काफ़ी सारी एब्सेंट हैं। तो तलहा आप आए हुए हो बेटा? मोहम्मद तलहा फ्रॉम 18। तलहा भी नहीं है तो अच्छा, तो फिर इनको रहने देते हैं अभी। लुकमान तो वैसे ही ख़त्म हो गया। उसके बाद मुबीन भी नहीं है एब्सेंट, और मोहम्मद उस्मान तारिक। यस सर, मैं सिर्फ ना बताता हूँ, एक मिनट सर मैं बताता मुबीन के साथ करना है तुमने? हूँ। नो सर, मैं बताता हूँ, एक मिनट सिर्फ, आप पहले बाकियों का कर लें, मैं बताता हूँ। बाकी हो गए? चलो मैं केस स्टडीज जो हैं बेटा, ग्रुप 1 आपने कौन सी केस स्टडी लेनी है? सर आप ही असाइन कर दें। यानी आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है? यस चलें, दो केस स्टडीज ना बेटा सब ग्रुप्स को सॉल्व करनी है। वो केस स्टडीज जो हैं, आप अगर अपने कंप्यूटर्स पे बुक खोलें तो पेज 424 पे है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 9.3.11। ये सारे ग्रुप्स को सॉल्व करनी है। एक ये वाली बुक में, ये इंटरेस्टिंगली किताब में ये सॉल्व हुई ही है। आपने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग और एनालिसिस फेज है ना, उस लिहाज से उन पॉइंट्स को हेडिंग बना के या उनको जहन में रखते हुए 1.4, 9.1 और 9.2 के हिसाब से खुद सॉल्व करनी है। पहले किताब से उसका सलूशन पढ़ लें कि उसने किस तरीके से प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो दिए हुए हैं, केस स्टडी को सॉल्व किया हुआ है। और बुक से पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसको अपने तरीके से यानी अपने वर्ड्स में और अपने पॉइंट्स में आपने अपनी प्रोज एंड कॉन्स की थ्योरी, या अगर सिर्फ प्रो देनी है और सिर्फ कॉन देनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एनालिसिस फेज के पॉइंट्स जहन में रखते हुए आपने सॉल्व करना है। तो ये वाली जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली है ना, ये तो सारे स्टूडेंट्स ने यानी सारे ग्रुप्स ने सॉल्व करनी है। तो इसीलिए आपकी क्लास में दो दो स्टूडेंट हैं कि ये दो जो हैं वो, एक स्टूडेंट जो आपके ग्रुप में से एक बच्चा है वो इन दोनों केस स्टडीज़ को जो सब ने करनी है उस पर वर्क कर सकता है,
और दूसरा स्टूडेंट जो है जो उसको असाइन हुई है उस पर कर सकता है, या अगर आप टीम वर्क करना चाहें तो आप टीम वर्क भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबने करनी है, 9.3.11 है, पेज 424 पे दी हुई है केस स्टडी, और आगे 425 पे इसका सोल्यूशन है। और दूसरी केस स्टडी जो सारे ग्रुप्स ने करनी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेंटेंसिंग क्रिमिनल्स, ये है 427 पेज पे, और इसका सोल्यूशन दिया हुआ है 428 और 29 पे। तो ये दो केस स्टडीज़ हैं, 9.3.14 एआई एंड सेंटेंसिंग क्रिमिनल्स और 9.3.11 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो करने हैं सब स्टूडेंट्स ने। बाकी है मैं आपको फिर जैसे जैसे आपका ग्रुप नंबर है वैसे वैसे ही आपको केस स्टडी जो है वो असाइन करता चला जाता हूँ। एंड ऑल आर सॉल्व इन द बुक, आपने रीड कर लेना है और फिर अपना उसका सोल्यूशन देना है। तो 9.3.2 जो है ये करनी है ग्रुप 1 ने, ओके सर। 9.3.2, और ये है बेटा प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा। तो ये आपके साथ ये है 9.3.2, और ग्रुप 2 इसमें जैन है और मोहम्मद रिजवान है। आपने बेटा करनी है इसके बाद जो आ रही है 9.3.3। ओके सर। सर बेटा सर ग्रुप का बताना था, 4 to 6 plus 409। 4 to 6 अभी तक 8 ग्रुप हो चुके हैं, अब 9 4 to 6 एंड 409। 409, ये आपका हो गया 9 ग्रुप, ठीक है। तो अभी जो बच्चे जिनका रह जाएगा उनको मैं खुद ही ग्रुप्स बना देता हूँ, या जो आज नहीं आए। और केस स्टडीज़ तो अब आपकी ग्रुप 3 को चली जाएगी 9.3.4। ओके सर। सिराज हैं और तैयब है। ओके सर। वहाद और दानियाल आपकी 9.3.4, ओके हाँ 5 9.3.5 5 कौन है जी? थ्री पॉइंट सिक्स ग्रुप 6 में हिपा है और निम्रा है। 9.3.7 हो गई। शेड्यूल प्रेशर्स, ओके इंटरेस्टिंग की स्टडी। गौहर और सैयद हसन की 9.3.8 हो गई, 9.3। जैनब और मिसबा की 9.3.9, और G9 में है जी ग्रुप 9 की 9.3.10 होगी। ओके जी, इसके बाद मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हुसैन रह गया, उस्मान तारिक, गुलाम मोहिउद्दीन, एहसन मुनीर और खुशबू और जफ़र।
तो इनकी ग्रुप्स मैं फिर खुद बना दूं। अभी उस्मान सोच लिया तुमने? उस्मान तारिक? सर जफर के साथ कर दें, यही ऑप्शन रह गया 4। चलो, आपके पास G10 है और जफर का क्या रोल नंबर है? G10, ठीक है। तो 9.3.10 तक केस स्टडी हो गई है। 9.3 वो सब ने करनी है। 9.3.11 ये सब ने करनी है और 9.3.12 आपके हिस्से में आई है। बैक्स एंड डिस्क्लोजर। चलिए, मोहम्मद हुसैन तो आ ही नहीं रहा, एब्सेंट है मुसलसल। इसका ग्रुप मेरा ख्याल है तलहा के साथ कर दें। गुलाम मोहिउद्दीन प्रेजेंट हो आप? 412। चलें जी, आपका कर देते हैं जी। सर इसका हुसैन के साथ कर देना। किसका? हुसैन और सर गुलाम मोहिउद्दीन। ओके। और एहसन और खुशबू का बना दें फिर। खुशबू बेटा आप प्रेजेंट हो? एहसन मुनीर दोनों एब्सेंट हैं। सीआर और सीआर बताएं इनका क्या करना है दोनों का। सही है सर जी, इन्होंने खुद बना दिया उनके, ठीक है, बाकी आप अपनी मर्जी से सर बना दें। खुशबू ने हैंड रेस किया, उसपे शायद माइक का इशू है। अच्छा, तो खुशबू से पूछो हिबा बेटा व्हाट्सएप पे कॉल करके कि किसका ओके ग्रुप सर, बना। मैं पूछती हूँ। सर जो आपने 2 केस स्टडी बताई हैं जो सबके लिए मस्ट है, वो वो लिखने एक लगा। है 3 ये एक तो ये लिखी हुई है, ये आ गई 9.3.11। 7 और 14। ओके सर। ये आपने करनी है। ये वाली 2 फॉर ऑल ग्रुप्स हैं और ये जो फॉर ऑल ग्रुप्स हैं इसमें क्लास आपस में भी डिस्कस कर सकती है, यानी हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिस्कशन कर सकते हैं आप, लेकिन सोल्यूशन आपने अपनी यानी आर्ग्यूमेंट्स अपने अपने देने हैं। तो इससे ये है कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। 1.4, 9.1, 9.2 और एससी का जो प्रीएम्बल है और इसकी 5% वेटेज है। जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो थोड़ी सिंपल थी, इसकी निस्बत ये काफ़ी टेक्निकल है क्योंकि इसमें आपने गट फीलिंग और सिक्स सेंस कम और जो बातें आपने पढ़ी हैं उसको उसके साथ अटैच करके जो भी आपका अपना आर्गुमेंट है आपने उसको ब्रिज करना है जो आपने बुक में पढ़ा है 1.4, 9.1, 9.2 में। तो ये जो 2 केस स्टडीज़ हैं ये पूरी क्लास आपस में डिस्कशन करके तो सॉल्व कर सकती है, लेकिन आर्गुमेंट आपके अपने होने चाहिए और जो ग्रुप्स को मिली हैं वो उन्होंने खुद ही सॉल्व करनी है। So I have received message maybe from आपकी क्लास से। ओके ओके ठीक है। तो खुशबू का मैसेज है कि ग्रुप मैं बना दूं। स्टूडेंट्स ही 2 अवेलेबल हैं। तलहा बेटा आप हो आज क्लास में? मोहम्मद तलहा, तो वे भी रजिस्टर्ड नहीं है, शायद इनको पता चल गया होगा। तो ये जो एहसन मुनीर है और खुशबू इनका ग्रुप ही बच जाता है, तो ये G12 कर देते हैं इसे। तो इनके लिए केस स्टडी भी आई थिंक बिल्कुल 14 फॉर ऑल है और दिनों तक हो चुकी है। मेरा ख्याल है 15 ही बच गई होगी सिर्फ जो कि साइन करनी है। ग्रेशियस होस्ट 9.3.15। तो ठीक है जी, तो ये आपके ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म हो गए और आपने ये 22 दिसंबर तक यानी 2 वीक्स हैं आपके पास
एक हफ्ते आप ये कर लें जो सब ने करनी है, और दूसरे हफ्ते जो आपकी अपनी है वो कर लें। 15 दिन है आपके पास। आप 22 दिसंबर को रात तक 12 बजे तक किसी भी टाइम आप ये मुझे सबमिट कर सकते हैं। और टर्निटिन का लॉगिन जो है वो एक्सपायर हो गया है। वैसे तो वहाँ पे आपके लिए भी आसानी होती है अपलोड करना, और वो मैंने यूईटी को ईमेल की हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो उसकी उन्होंने दोबारा से उसको एक्टिवेट नहीं किया, वो एक्सपायरी जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा टर्निटिन अगर एक्टिवेट हो गया यूईटी से मेरा अकाउंट, तो मैं वो आपको लॉगिन पासवर्ड दे दूंगा। अगर वो ना हुआ तो ऑब्वियसली फिर आपने मुझे ईमेल करनी होगी, और ईमेल आप यूईटी वाले अकाउंट पे ही कर दीजिएगा। तो लेट्स सी, वो मैं आपको विद इन अ वीक अपडेट कर दूंगा। तो ये अभी एक्सेल शीट पे आपको नज़र आ रहे हैं, आप लोग अपना अपना जो है वो नोट कर लें। वैसे मैं ये ग्रुप पे भी सारा ये जो दो कॉलम्स हैं ये ग्रुप के ऊपर भी मैं अपलोड कर दूंगा कॉपी पेस्ट करके, ताकि जो लोग आज नहीं थे उनको भी अपडेट हो जाए। और अगर तलहा का रजिस्टर हो जाता है तो तलहा जो है वो अपनी असाइनमेंट फिर इंडिविजुअल बना ले, मैं उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में चेक कर लूँगा। ज़ाहिर है दो लोगों का काम ज़्यादा बेहतर होता है, तो रिलेटिवली मैं उसमें आपको थोड़ा सा एडवांटेज दे दूँगा। अगर तलहा का कोर्स रजिस्टर हो जाता है तो वो अकेले जो है इस असाइनमेंट को बना ले। ओके जी, कोई आपका क्वेश्चन हो आज की क्लास से रिलेटेड? या लास्ट डेट क्या बता? लास्ट डेट है बेटा 22। ये अगला ट्यूसडे नहीं, उससे जो नेक्स्ट ट्यूसडे है ना, उस दिन आपने मुझे सबमिट करनी है असाइनमेंट। तो अटेंडेंस, हाँ सर अटेंडेंस लगा लो। सर कोई एक सिनेरियो बता दे, मतलब उसे कैसे सॉल्व करना है, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये जैसे मैंने अभी बेटा बताया ना कि इजराइल से आपने रिलेशनशिप दोबारा अपने सफारती ताल्लुकात जो हैं वो एम्बेसी आपने वहाँ पे खोलनी है और उनसे सफारती ताल्लुकात बहाल करने हैं। तो अब ये इथिकली सही है या गलत? अब इसमें दो फेजेस, ये देखें मैं किताब फिर से शेयर करता हूँ। तो लेट्स गो टू 9.3। तो 9.3 से हम आ जाते हैं ये। तो ये हमारे पास इसमें हमने दो फेजेस जो हैं वो इसमें देखने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एनालिसिस। पहले आप स्टेक होल्डर बना लेंगे। स्टेक होल्डर इसमें कौन कौन से बनेंगे? पाकिस्तान होगा, फिर सऊदी ब्लॉक हो जाएगा जिसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, जिसमें पाकिस्तानी लोग बहुत से वहाँ पे काम करते हैं और हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर साल भेजते हैं। और इसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कौन हो जाएंगे? वो आपकी बिग पावर्स हो जाएंगी, जिसमें इसराइल से जो ग्रुप है पूरा उसमें यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो चाइना हो जाएगा, और जो कि अगेंस्ट का ग्रुप है जिसमें ईरान, कतर, चाइना हो जाते हैं, वो स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। और हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमने अपना डिसीजन लेना है, हम भी स्टेक होल्डर हो जाएंगे इसके। फिर रिस्क, पाकिस्तान के लिए क्या रिस्क होगा अगर सफारती ताल्लुकात बहाल करता है, और नहीं करता फिर क्या रिस्क होंगे? इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, कौन से मसले मसाइल आ सकते हैं, और नताइज क्या होंगे ऐसा करने के? हर कंट्री के अंदर हर तरह की सोच रखने के वाले लोग होते हैं। अगर आप ताल्लुकात बहाल करते हैं तो कौन से लोग नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे, किनके जो है वो आप इमोशंस को हर्ट करेंगे, और अगर नहीं करते तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्या माशी तौर पे पाकिस्तान ये चीज़ सस्टेन कर सकता है कि सऊदी और यूएई से अभी वीज़े बंद हुए और मुस्तकबिल में सारे के सारे लोग निकाल दिए जाएं, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो मेजर हिस्सा है वो रेमिटेंसेस से आता है वो भी बंद हो जाए? तो आपने ये सारे रिस्क इश्यूज, प्रॉब्लम्स, प्रो कॉन दोनों के लिखने हैं। फिर आप बेनिफिट लिखोगे कि अगर बहाल करते हैं तो बेनिफिट क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। क्या इसराइल जो है हमारे दुश्मनों का दोस्त है, तो क्या वो अपनी जो एनमाइटी चल रही थी वो उसको कंटिन्यू करेगा और एक कोल्ड वॉर की शक्ल में पाकिस्तान के अगेंस्ट जा सकता है या नहीं? तो आपने आइडेंटिफाई करना कि अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो क्या ज़्यादा फ़ायदा होगा? किस सिचुएशन में हु गेट्स बेनिफिट? उनको ज़्यादा फ़ायदा है, हमें ज़्यादा फ़ायदा है, सऊदी ब्लॉक को ज़्यादा फ़ायदा है,
जो चाइना ब्लॉक है उसको ज़्यादा फ़ायदा है, यूनाइटेड स्टेट्स को फ़ायदा है, और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है इस सारे सिनेरियो में। इन केस वेयर देयर इज़ नॉट अ सिंपल येस और नो। अब देखें ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि जी बहाल कर लें, एक पूरी हिस्ट्री है हमारे और उनके सफारती क्रंच की, और ये भी नहीं कह सकते कि ना करें क्योंकि पाकिस्तान की माशी हालत काफ़ी ख़राब है। तो आपने पूरा एक दो सिनेरियो पेश कर देने हैं कि ऑप्शन 1 बहाल कर दें और उसमें ये चारों चीज़ें लिख दी, ऑप्शन 2 ना बहाल करें उसमें भी सारी लिख दी। ये तो हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग फेज़, और इसमें आपने अपनी सिक्स एंड गट फीलिंग, अपने कस्टम्स और अपनी जो आपकी सोच है उसको एक साइड पे रखना है, और अपने मुल्क के साथ वफादारी करते हुए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो आप पॉलिसी मेकर हैं तो आपने स्टेट के लिहाज से इन सारी चीज़ों को सोचना है। फिर एनालिसिस फेज़ है, इसमें अब हर स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी आपने लिखनी है। अब देखें प्लान एक तो था एक्सेप्ट करो, दूसरा था एक्सेप्ट ना करो। अब पहले प्लान में भी दूसरे प्लान में भी आपने जिम्मेदारियां देनी है। और अच्छा, अब इसमें ये भी साथ लिखोगे आप कि अगर हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जाहिर है जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी आएगी, क्योंकि कस्टम्स के खिलाफ जाएंगे आप, रिलीजियस फीलिंग्स के खिलाफ जाएंगे, और एक कस्टम आपका प्रिवेल हुआ है टाइम लाइन में कि जी जब से पाकिस्तान बना था तो कायद आज़म की पॉलिसी से लेके जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं कस्टम बना हुआ था कि जी उससे रिलेशन नहीं रखें। तो जाहिर है आप जॉन स्टुअर्ट इमैनुअल कांट को तो फॉलो कर नहीं रहे, आप कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी फॉलो कर रहे हैं कि जी हमारे लोग निकल आएंगे अरब कंट्रीज से क्योंकि वो उस ब्लॉक का हिस्सा है, अमेरिकन ब्लॉक का, और हमारी तो रेमिटेंसेस रुक जाएंगी। तो आपने लिखना है कि ये जो अगर अडॉप्ट करना है इसको प्रो का है तो ये स्टुअर्ट मिल की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी। अब इसमें हर्ट कौन से लोग होंगे? जो राइट विंग के लोग हैं, राइट विंग होता है नेशनलिस्ट पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज, वो हर्ट होंगी और वो जल्द से जुलूस भी करेंगे। लेकिन आप मुल्क का भला चाहते हैं कि मुल्क चलता रहे, कि अभी महंगाई 160 का डॉलर है, 300 पे ना चला जाए। अगर आप रेमिटेंसेस बंद कर दें तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट तो कुछ करता नहीं ज़्यादा, कॉटन वगैरह थोड़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट बहुत करता है। रेमिटेंसेस भी निकाल दें तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे? तो आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है कि जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी को। दूसरी तरफ अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो फिर आपने लिखना है जी नुकसान तो इसका बड़ा होगा, लेकिन नुकसान हमने नहीं देखना, हमने इमैनुअल कांट की थ्योरी पे चलना है। वो थ्योरी कहती है जी गोल्डन प्रिंसिपल्स और एब्सोल्यूट रूल्स। क्या आपने रूल बना दिया कि जी उनके साथ ताल्लुकात नहीं बहाल करने क्योंकि वो हमारे कस्टम्स ये कहते हैं या रिलीजन के हिसाब से ठीक नहीं है, तो अब जो मर्जी हो जाए, चाहे डॉलर 500 का हो जाए, हमने नहीं करना। और कॉन्सिक्वेंस की तरफ हमने जाना नहीं, हमने इंट्रिंसिक गुड की तरफ जाना है कि हम मॉरली हाई ग्राउंड के ऊपर हैं और इसको हमने फॉलो करना है। तो आपने ये साथ साथ लिखना है, सिर्फ बातें नहीं लिखनी, आपने साथ साथ थ्योरीज भी लिखनी है। इसी तरह से फिर अगर आप जॉन रील की जो थ्योरी थी, जो जो आपने उसमें देखा था काम, राइट एंड रॉन्ग वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट और थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, वो भी आपने करना है। क्योंकि देखें इसने ऊपर वो कहीं पे स्पेसिफाई भी किया है कि आपने ये जो काम है इससे ऊपर या इसके नीचे इसने बाकायदा लिखा हुआ है कि आपने ये डिसीजन लेना है, या आप किताब पढ़ेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि जो आपके ये जो ख़ास तौर पे रॉल का काम था कि लीस्ट प्रिविलेज्ड पीपल को जहन में रखते हुए माशरे के आपने डिसीजंस लेने हैं। तो ये आपने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है स्टेक होल्डर की। यहाँ पे आप लिखा ही होगे प्रो में भी कॉन में भी कि अगर नहीं करते तो हम इमैनुअल कांट की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, करते हैं तो हम स्टुअर्ट मिल की थ्योरी पे जा रहे हैं। ठीक है जी। तो फिर आपने दोनों प्लान्स में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी स्टेक होल्डर को कि जी अगर हम हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं कर रहे तो अब जाहिर है स्टेक होल्डर में इंडोनेशिया, टर्की, ईरान और चाइना है, तो इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। हमारे जो लोग बाहर निकाले जाएंगे या जो जॉब नहीं मिलेगी गल्फ कंट्रीज़ में, तो इन लोगों को एडजस्ट करना पड़ेंगे। और वो लोग क्यों करेंगे? क्योंकि वो भी फिर थ्योरी फॉलो कर रहे हैं इमैनुअल कांट की इथिकल थ्योरी। ठीक है जी। तो फिर उनको एडजस्ट करना पड़ेंगे और फिर पाकिस्तान को भी कुछ राइट्स देना पड़ेंगे उन स्टेक होल्डर्स को। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, वो भी हमें लिखना होगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से, इसी तरह अगर हम इसकी एक मिसाल ले लें, कोई ऐप आपने बनाना है, मैंने टोबैको कंपनी की मिसाल दी थी। ठीक है कि आप टोबैको कंपनी में काम करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, और आप कहते हैं जी टोबैको तो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। या आप जंक फूड की कंपनी में काम करते हैं, आपको पता है कि इससे आपकी कंट्री के लोग ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं और लोगों को शुगर हो रही है जिससे लोग मर भी रहे हैं।
बट स्टिल अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है बच्चों के जंक फूड की, तो फिर आपको उसकी मार्केटिंग करना पड़ेगी, वेदर इट इज़ गुड फॉर पीपल और नॉट। वो तो आपकी पर्सनल ओपिनियन है ना, लेकिन आपने अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को नहीं देखा था जब ज्वाइन की थी। नाउ यू आर गेटिंग सैलरी, तो फिर आपने कॉन्सिक्वेंशियल इस थ्योरी पे चलना है, फिर इमैनुअल कांट की थ्योरी आपने नहीं देखी। तो ये आपने सिनेरियो अगर आ जाता है कि जी मार्केटिंग ऑफ टोबैको और मार्केटिंग ऑफ जंक फूड, तो फिर उसके अंदर या कोई आप एक ऐसा ऐप बना रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए और आप राइट विंग हैं, पर्सनली आप राइट विंग हैं, काफ़ी रिलीजियस पर्सन हैं, और आपको पसंद नहीं है, या किसी बेवरेज कंपनी के लिए आप ऐप लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको आपके पर्सपेक्टिव में वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है, या आप एक ऐसा मैप बना रहे हो जिसमें ड्रेस कोड जो है ऐप लिख रहे हो, जिसमें जो आपने कार्टून्स डिज़ाइन किए हैं या वीडियो गेम डिज़ाइन की है वो ड्रेस कोड नहीं फॉलो करती, आपकी सोच के लिहाज से, आपके कस्टम के, मिसाल के तौर पे आप कोई एडल्ट गेम डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर सम वेस्टर्न कंट्री, या कोई हॉरर गेम डिज़ाइन कर रहे हैं और उसका ड्रेस कोड आपको मैच नहीं करता है, तो फिर अब आपको अपनी फीलिंग साइड पे रखना होंगी। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ज्वाइन करते वक्त अपनी जो पर्सनल प्रेफरेंस है उसको नहीं देखा था, नाउ यू आर गेटिंग सैलरी, तो फिर आप कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी के मानने वाले हैं और उसी को लेके आपके चलना होगा। तो आपने लिखना होगा यहाँ पे कि ऐप डिज़ाइन करते हुए आपने अपनी ज़ात को साइड पे रखना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपने फैसला करना है, और आप मॉरली हाई ग्राउंड पे होंगे, ठीक है, बिकॉज आप तो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, और उससे आप जिस केस से फॉर एग्जांपल फ्यू पीपल थिंक बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना इज नॉट राइट रिलीजियसली, बिकॉज दे द इनकम इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि आप अपनी मेहनत की अर्निंग्स ले रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर यू आर वर्किंग ऑन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी, ईदर यू शुड लीव द जॉब और शुड डू द जॉब ऑनेस्टली, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैंक की जॉब छोड़ दें और अगर बैंक में काम कर रहे हैं तो फिर आपको ड्यूटी असाइन की जाती है वो करना पड़ेगी। तो आपने इस तरह से इसमें डिस्कशन लेनी है। देखें, पहले स्टेक होल्डर लिखेंगे सारे, और लिखेंगे इन पे क्या इफेक्ट होता है, फिर रिस्क लिखेंगे, इश्यूज प्रॉब्लम कौन सी, आपने इस तरह से हेडिंग्स दे देनी है। स्टेक होल्डर्स ना भी दें, पैराग्राफ्स में बता दें, रिस्क, इश्यूज, प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेज, हु इज बेनिफिटेड, स्टेक होल्डर में कौन ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी प्रो या कॉन की थ्योरी में, और अगर दो प्लान दिए हुए हैं तो दोनों प्लान के लिए आपने अलग अलग ये चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये देखें किताब में भी ऐसी ही आपको केस स्टडीज जो हैं वो दी हुई हैं, प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा, ठीक है। अब आप ये इसमें प्रो में भी जा सकते हैं, अगेंस्ट भी जा सकते हैं कि यूर कस्टमर इज़ अ कम्युनिटी क्लिनिक, आपका जो कस्टमर है वो एक कम्युनिटी, ये सारी ना कंप्यूटिंग की केस स्टडीज दी हुई हैं इंटरेस्टिंगली। यूर कस्टमर इज़ अ कम्युनिटी क्लिनिक, द क्लिनिक वर्क्स विद फैमिलीज दैट हैव प्रॉब्लम्स ऑफ फैमिली वायलेंस। एक कम्युनिटी क्लिनिक है, यानी जिसमें साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकाट्रिस्ट होंगे, और ये फैमिली वायलेंस को डील करता है। इट हैज़ 3 sites in the same city, including a shelter for battered women and children. The director wants a computerized record and appointment system networked for the 3 sites. She wants a few laptop computers on which staffers can carry records when they visit clients at home and stay in touch with clients by email. She asked about an app for staffer smartphones by which they could access records at social service agencies. At the shelter, staffers use only first names for clients, but the record contains last names as well, and forwarding addresses of women who have recently left. The clinic's budget is small. अब देखें, ये इसने केस स्टडी आपको दे दी है। अब आगे ये बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। द क्लिनिक डायरेक्टर इज लाइकली टू बी अवेयर ऑफ, अगर ये मैं एक भी डिस्कस करूं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब इसमें इसने कोई सिनेरियो या क्वेश्चन बनाना है कि जी ये ऐप बनाना चाहिए जिसमें लोगों की पर्सनल डिटेल्स हों, और कम्युनिटी क्लिनिक है, किसी की फैमिली के ये बहुत पर्सनल इश्यूज होते हैं कि जो मैरिजेस, डाइवोर्स और फैमिली फाइट्स वगैरह, और इस तरीके से बच्चे भी होते हैं कई जो कि एब्यूज़ होते हैं। तो ये काफ़ी सेंसिटिव डाटा है जो कि हॉन्ट कर सकता है फ्यूचर में इन लोगों को। तो इस पे इसकी प्राइवेसी के बारे में भी आगे ये आपसे पूछ सकता है कि इसमें सिनेरियो हो सकता है रिगार्डिंग देयर प्राइवेसी,
या उनको रिस्क हो सकता है, जो वुमेन इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मैन इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उनकी बातें पब्लिक हो जाएं तो क्या हार्म होगा उनको और क्या फ़ायदा होगा। अब इसने आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज भी अप्लाई किया हुआ है राइटर ने, और इसने एनालिसिस फेज भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और कई केस स्टडीज़ में इसने क्वेश्चन रेज नहीं किया, सिर्फ केस दे दिया, तो उसमें आपने ये 2 फेजेस जो हैं वो अप्लाई कर देने हैं। मिसाल के तौर पे इस केस स्टडी में क्या हो सकता है, इसमें देखें आपको टाइटल बता रहा है कि पर्सनल डाटा कैसे प्रोटेक्ट हो, क्या शेयर करना ठीक है स्टाफर्स के साथ डाटा, और क्या ये गलत है इनके साथ शेयर करना। तो प्रो और कॉन हो गया, देखिए ऊपर केस स्टडी दी हुई है, इसमें आपने किताब से पढ़ना है इसने कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग और एनालिसिस फेस किया, और फिर आपने खुद अपना एक लिख लेना है। इसी तरह देखें अगली केस स्टडी है डिजाइनिंग एन ईमेल सिस्टम विद टारगेटेड एड्स। Your company is developing a free email service that will include targeted advertising based on the content of the email messages, similar to Gmail, etc. You are part of the team designing the system. What are your ethical responsibilities? ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि ईमेल सर्विस है प्राइवेट, इसमें एड्स भी आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे बहुत बड़ी डिस्कशन बन जाएगी। अब एड्स माशरे के हिसाब से हैं, सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान एक कंट्री है, इजराइल है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, तो हर किसी के अपने अपने नॉर्म्स हैं। अब आपने अपनी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें लिखते चले जाओगे, बुक में इसका सोल्यूशन है। आपने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग फेस करना है और अपना एनालिसिस फेस करना है। वेब कैम इन स्कूल लैपटॉप्स, अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। एज पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी you oversee the installation of software packages for large orders. A recent order of laptops for a local school district requires webcam software to be loaded. You know that this software allows for remote activation of the webcam. ये देखें, ये आखिरी लाइन में सारी कहानी दी हुई है कि रिमोटली एक्टिवेट किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के जरिए उन वेबकैम्स को, तो इसमें भी प्राइवेसी जो है वो वायलेट हो सकती है। तो इसमें इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका भी इसने सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है ब्रेनस्टॉर्मिंग एनालिसिस फेज। लेकिन बुक में ना हेडिंग्स नहीं है, आपने हेडिंग्स भी देनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग एनालिसिस फेज की, और साथ साथ मैपिंग तो इसमें है। एसीएम के IEEE के जो जॉइंट टास्क फोर्स की रिपोर्ट थी उससे इसकी मैपिंग है जगह जगह, लेकिन इसने हेडिंग्स में नहीं दिया। आपने इसको हेडिंग्स में बना देना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज़रा बेहतर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी केस स्टडीज़ हैं, आपने इसको पढ़ना है, इस जो राइटर ने इसका हल बताया हुआ वो भी लिखना है, लेकिन आपने जो सॉल्व करनी है वो इस तरह से रॉ पेजेस नहीं लिखने, आपने हेडिंग्स ले लेनी है। पहले आप लिखोगे जी स्टेक होल्डर्स, फिर आप लिखोगे रिस्क्स, फिर लिखोगे इश्यूज, फिर प्रॉब्लम्स, फिर कॉन्सिक्वेंसेस, फिर बेनिफिट्स, फिर हु विल गेट द मोस्ट बेनिफिट, फिर कि आप एक ही पे जा रहे हो या दोनों पे जा रहे हो, प्रो और कॉन पे, दो पे जा रहे हो तो दोनों का प्लान, फिर स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के क्या किस किस काम के रिस्पॉन्सिबल होंगे और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, उनके राइट्स क्या होंगे, और हर प्लान का इम्पैक्ट जो आपने पहले फेज में प्लान डिसाइड किया था 1 और 2 उसका इम्पैक्ट, ठीक है। और ये आपने कहा, ये देखें ये आ गया यहाँ पे कि आपने ये जो दोनों काम करने हैं इसमें आपने ब्रिज करना है SC ACM कोड से, और ये देखें कंसीडर जॉन ये इमैनुअल कांट्स एंड जॉन स्टुअर्ट मिल्स एंड इन के जो IEEE ACM का जो कोड है जॉइंट टास्क फोर्स का, उससे आपने ब्रिज करना है इन दोनों फेजेस को। तो ये आपने हेडिंग्स बना लेनी है, 2 तो पूरी क्लास की कॉमन है और बाकी हर ग्रुप ने एक केस स्टडी करनी है जो लिखी हुई है, और अभी मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे। तो इस तरह से आपने बना लेना। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक नमाज के लिए जाना सर, दूसरी बात सर इंडिविजुअली कर सकता हूँ क्या कह रहे हो, कहाँ जाना है? नमाज के लिए जाएं भी, इंडिविजुअली सर। कर दें आप। आपका किसके साथ ग्रुप है, जफर हैं आप? यस सर 4 to 8। 4 to 8 जफर हुसैन ग्रुप 10, ये उस्मान तारिक के साथ है। फिर उस्मान को भी अकेले करना पड़ेगी आपको भी दोनों, क्योंकि ग्रुप्स तो बाकी सारे बन चुके हैं। सर उससे पूछ मुझे कहीं ग्रुप में कर लें। आवाज नहीं आ रही उस्मान उस्मान को हमारे ग्रुप में डाल दें सर, हमें कोई एक और टास्क दे दें साथ। नहीं, ग्रुप 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ग्रुप 2 का ही रहेगा। जो बच्चे रह जाएंगे वो फिर अकेले अकेले कर लें, जैसे अब तला भी तो अकेले करेगा ही ना, उसका LMS का मसला तो हल हो जाएगा।
तो आप तला के साथ कर लें उस्मान G10 सर वो मतलब वो जी। पता नहीं हल होता है या नहीं वैसे सर एलएमएस वाला मसला पता नहीं कब तक हल होना है तो सर मुझे कहीं पे यहाँ जैनलो के ग्रुप में एडजस्ट कर लें कोई एक आधा टास्क और दे दें मतलब टीम वर्क कर लेंगे हम। नहीं 3 का ग्रुप तो नहीं बना सकते ना यार। इसमें ये हो सकता है कि हाँ तुम दोनों जो है ना अलग अलग कर रहे हो, तो आप बस ये जो केस स्टडी है ना जो सबको करनी थी वो ना करो तुम दोनों, ठीक है। तुम जो है ना ओके सर। बस जो तुम्हें केस स्टडी मिली हुई है ना ये 3.2 ये इसके आगे मैं लिख देता हूँ इंडिविजुअल। बस आपने ना वो दूसरा कौन था G10 में उस्मान, आपको ये जो केस स्टडी मिली है ना 9.3.12 बस इसको अच्छे से करना है आपने, ठीक है। जो कंबाइन वाली है वो रहने दो। तो अब ओके तुम्हारा सर। दोनों का काम कम हो गया है, तो इसमें यह है कि अब आपकी चेक रिलेटिवली होगी बाकी क्लास के साथ, लेकिन आपकी 3 की बजाय एक केस स्टडी हो गई है, ठीक है। यही ओके सर। 9.3.12 ये करनी है आप दोनों। तो ओके अगर सर थैंक किसी और ने ग्रुप चेंज कराना है तो करा सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है ग्रुप में करें। ग्रुप का फ़ायदा ये है कि मकसद इस असाइनमेंट का है आप किताब पढ़ के कॉन्सेप्ट्स बनाएं। कॉन्सेप्ट्स बनते हैं डिस्कशन से। अब देखें आप 2 लोग होंगे, आपका एक चीज़ पे हर चीज़ पे इत्तेफाक होना मुश्किल होगा। आप एक केस स्टडी पढ़ेंगे, आपका और आइडिया होगा, आपके जो ग्रुप मेट होगा उसका कुछ और आइडिया होगा। फिर जब आप आपस में निगोशिएशन करेंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे एक स्टूडेंट दूसरे को रेफरेंस दे सकता है कि ACM कोड में ये लिखा हुआ है, कांट की थ्योरी ये कहती है। तो आपकी जो असाइनमेंट है वो भी एनरिच हो जाएगी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो तो साइंटिफिक कोर्सेज होते हैं उसमें तो फ़ायदा हो सकता है अकेले काम करने का। आप डेटा स्ट्रक्चर का कोई एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा सीख लेंगे, ठीक है। तो आपने ट्री बनाना है, कोई ट्रैवर्सिंग टेक्निक लिखनी है, आप अपना एल्गोरिदम बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी। ये जो थ्योरी के कोर्स होते हैं आर्ट्स के, ये इसमें आपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने होते हैं, तो वो डिस्कशन से 2 से ज़्यादा में नुकसान ये है कि फिर तीसरा बंदा बिल्कुल फ्री होके काम ना भी करे तो पता नहीं चलता। कोर्स का मकसद ज़ाया हो जाता है। पर्पस तो ये है कि आपको ये जो अब हमने इतनी 2-3 हफ्ते काम किया है सारा, तो ये आप अप्लाई कर लें, इसमें यही पर्पस है असाइनमेंट का। तो ग्रुप में आपको फ़ायदा ही रहेगा। तो सर मैं तो एनीवेज नहीं चाहता था लेकिन कोई बंदा ही नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, अगर तलहा जो है उसका मसला हल हो जाए उस्मान, तो तुम फिर मुझे बता देना। तलहा के साथ तुम फिर वो 2 भी कर लेना जो सारी क्लास को मिली हुई हैं, ठीक है। और ये भी कर लेना। और अगर तलहा का LMS का मसला हल नहीं होता तो कोई बात नहीं, अब फिर वो 2 जो हैं वो रहने दो। एक ही केस स्टडी पूरे तुम्हारे पास 2 वीक्स हैं, तो वो एक केस स्टडी जो है तुम अपने तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ओके सर थैंक यू। तो इस तरह से ना आपने ये हेडिंग्स लेके इन हेडिंग्स के अंदर जो है ना इसको, अब मैंने आपके साथ क्या शेयर किया हुआ बुक किया, मैं आपको ये अटेंडेंस भी दिखा देता हूँ। ये अब इंडिविजुअल हो गए हैं G10I, तो ये बाकी सारे ग्रुप्स हैं। तो बेसिकली जो है आपने हेडिंग्स में ये बनानी है सारे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के भी और एनालिसिस के फेज भी। और देखें इन 3 लोगों के काम से स्पेशली, एक तो ACM कोड और कांट मिल्स और रॉल्स के काम से आपने ब्रिज भी करना है अपनी ओपिनियन को, कि आप जो लिख रहे हैं उसको ब्रिज करना ज़रूरी है कि जी इस लिहाज से मैं लिख रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट या एब्सोल्यूट थ्योरी के लिहाज से। और साथ अगर कंप्यूटिंग की ही केस स्टडीज़ हैं तो ACM SC कोड से भी कोई पॉइंट आपने ज़रूर इसमें ब्रिज करना है। और आप देखोगे इसने सारा बेस ने भी ब्रिज किया होगा इसको ACM कोड से। देखें जैसे पहली केस स्टडी में इसने 1.7, 2.07 और 3.12 कोड जो है वो ACM की जो एथिक्स का डॉक्यूमेंट था जॉइंट टास्क फोर्स का, उससे उसने कॉरिलेट किया हो। तो ये 15 डेज हैं आपके पास, तो इंशाल्लाह कोई और क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। सर ये केस स्टडी का सोल्यूशन है वो किधर है हम्म, सर, इसके नीचे ही है?
हाँ यही ऊपर ये इसने लिखी हुई है केस स्टडी, और नीचे और उसने उसके आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। सोल्यूशन तो यही है ना कि उसने डिस्कशन की हुई है नीचे कि यस इसके। सर, वो हम जरा थोड़ा सा पॉइंट हमने लेना है वहाँ से, ताकि पता हाँ चले जी कि हाँ, किसी बारे में लिखना है। और सर जो एग्जैक्टली स्टैक होल्डर मैंने है यहाँ पे जो स्टैक होल्डर, वो किसके बारे में, मतलब कि क्या लिखेंगे उसके बारे में? स्टैक होल्डर तो कौन एज हम अपनी राय पेश करेंगे ना कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या स्टेक होल्डर, इश्यूज हाँ हैं। स्टेक का मतलब होता है जिसकी कोई स्टेक या जिसकी कोई फायदा, स्टेक बोलते हैं, स्टेक आइदर फायदा या नुकसान हो सकता है जहाँ पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ हो। तो आप अगर मिसाल के तौर पे, अब मैं मैकेनिकल को भी पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिकल की क्लास में मैं कोई असाइनमेंट देता हूँ तो आप उसके स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, आप अपना काम करते रहेंगे, आपको उससे इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। अमेरिका में एरिजोना में अगर जलजिला आ जाता है तो आप स्टेक होल्डर नहीं हैं, आपको मसला नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में कहीं आ जाता है तो फिर आपकी जो एफिलिएशन है वो अपने कंट्री मेट्स के साथ है, तो आप उससे अफेक्ट होंगे, आप भी उसके स्टेक होल्डर होंगे। या अगर आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम दुनिया में कोई इस किस्म का हादसा होता है जिसमें कोई जानी नुकसान होता है, तो वो आपको इफेक्ट करेगा। स्टेक होल्डर से मुराद है जिसका कोई मनफी या मस्बत असर आपकी ज़ात के ऊपर पड़े तो आप स्टेक होल्डर हो जाते हो। तो जो केस स्टडी होगी, तो केस स्टडी के अंदर आपने उसने बताया होता है कि जी आप, आपका कस्टमर ये है, या आप फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी हैं, या आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आपने ये काम करना है। तो आपने ख़ुद को उस केस स्टडी में इन्वॉल्व समझना है और फिर देखना है कि कौन कौन से लोग, ग्रुप या ममालिक पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट होंगे इस केस स्टडी से, इस सिनेरियो से, वो आपने लिखना है, यानी जिनका स्टेक हो उस डिसीजन के अंदर। जिस तरह से अब अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, और अगर आप पाकिस्तान की स्टेट हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रंप या बाइडेन के जीतने से कुछ ना कुछ हमें फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो कम हो, लेकिन हम उसमें स्टेक होल्डर ज़रूर होंगे। ठीक है, तो अगर सोमालिया के अंदर कोई हुकूमत चेंज होती है तो उससे हमारा शायद हम स्टेक होल्डर नहीं होंगे, क्योंकि ना हम उनसे ट्रेड करते हैं, ना फॉरेन एड आ रही है, ना ही कोई हमारा उनसे सिलसिला चल रहा है। तो स्टेक होल्डर से मुराद है आप मस्बत या मनफी तौर पे किसी चीज़ से इम्पेक्ट हो। अब आपकी क्लास को मैंने असाइनमेंट दी है, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स स्टेक होल्डर नहीं है, CS17 स्टेक होल्डर नहीं है, आपकी सारी क्लासेस की स्टेक होल्डर है, बिकॉज आप इससे मस्बत या मनफी असरअंदाज होंगे इस ठीक है असाइनमेंट सर, थैंक यू। से। ओके, जिन बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो बेशक लीव कर सकते हैं, और जिन बच्चों का कोई इसके केस स्टडी के सोल्यूशन में कोई सवाल है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। तो अटेंडेंस, वेट, सर अटेंडेंस करने, अटेंडेंस में लगा लेता हूँ, फिर जाइएगा। जस्ट अ मिनट। सर कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? वो बेटा मैंने ना स्ट्रीम के ऊपर उसको लिंक करने की कोशिश की है, स्ट्रीम का सर्वर डाउन था, तो अभी वो डाउनलोड हो रही है, लगाया हुआ है पीछे उसमें, तो आज ही इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी और मैं अपलोड कर दूंगा उसे। सर कल तो लेक्चर का पता ही नहीं चला, आपने किस टाइम रखा है? आप कौन, हिब्बा हैं बेटा? यस सर। हाँ, कल जो है ना वो जो अटेंडेंस थी वो सारे स्टूडेंट्स की थी, क्योंकि कल जो है वो रिकॉर्डेड आपको मिलना था। टाइम टेबल के मुताबिक ही मैंने शुरू किया था, 11:50 पे या 12 बजे के करीब स्टार्ट किया था, और सर 1.5 घंटे। 1 बजे का टाइम है। जी, सर 1:15 का था टाइम। अच्छा 1:15 का था शायद, ठीक है। वो मैंने बच्चों से कहा था कि क्लास का मुझे बताइएगा, जब डॉक्टर साहब की फ्री हो तो वो मैं कंडक्ट कर लूँगा। तो वो कोई नहीं, अटेंडेंस मैंने सबकी मार्क की थी, क्योंकि मंडे का तो था कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा, इसलिए कल अटेंडेंस नहीं हुई थी और सबकी प्रेजेंट है उसमें। तो वो आज आपको मिल जाएगा लेक्चर, उसमें हमने 9.1 9.2 किया था। तो नेक्स्ट मंडे भी हमारा यही होगा कि आपको जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। और ट्यूसडे को जो है, मतलब मैं रिकॉर्ड तो शायद इसी टाइम ही करूँगा जब क्लास का टाइम होता है, जब आप फ्री हो जाते हैं, लेकिन वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। जो इंटरेक्टिव सेशन है वो ट्यूसडे को आप क्वेश्चन आंसर मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि 2 आवर्स का टाइम होता है। तो मंडे को मेरी कोशिश होगी कि सिलेबस के कंटेंट्स जो हैं वो पढ़ा लिए जाएं, और जो क्वेश्चन आंसर सेशन है और केस स्टडीज़ और वर्कशॉप्स हैं वो ट्यूसडे को हो जाएं, या अगर किसी हफ्ते नहीं है तो लेक्चर ही
हो जाए ट्यूसडे को, फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर सेशन। मंडे को मेरी कोशिश है कि एज पर कोर्स आउटलाइन हमारे जो बेसिक कंटेंट्स हैं वो मैं आपको डिलीवर कर दूं। और मंडे को अटेंडेंस तो आपकी सबकी मार्क मैंने कल भी की थी, एक्सेप्ट जो रजिस्टर नहीं है स्टूडेंट या जिनका WF आ चुका है ड्यू टू पूरे सेमेस्टर में एब्सेंट रहे हैं बच्चे। तो ट्यूसडे को आपकी अटेंडेंस हुआ करेगी, क्योंकि इसमें जो है आपने क्वेश्चन आंसर सेशन भी करना है, और जिस तरह ये एक्टिविटी चल रही है असाइनमेंट की, तो अगले ट्यूसडे को भी हम थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँगा प्रोग्रेस आपसे कि आप क्या कर रहे हो अपनी अपनी केस स्टडी में। और तो ये आपने अभी से हल्का हल्का जो रेगुलरली थोड़ा थोड़ा आधा घंटा घंटा आप असाइनमेंट को दे लिया करें डेली। टीम्स आपके पास है, आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं जो ग्रुप्स हैं। और अगले हफ्ते फिर मैं आपसे अपडेट लूँगा कि भाई आपने इस वीक में जो 2 कंबाइन केस स्टडी थी वो की हैं या अपनी केस स्टडी की है, और उसमें क्या प्रोग्रेस है आपकी। तो फिर उससे अगले जो ट्यूसडे होगा वो आप ऑब्वियसली एक, जिस तरह पहले एक स्मॉल सा वाइवा था, उसमें आप मुझे दोनों जो बच्चे होंगे वो बता देंगे कि सर ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, यूँ हमने किया है। तो बाकी क्लास भी सुन लेगी उसे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो सारी केस स्टडीज़ हैं वो सबके साथ शेयर हो जाएंगी। सबमिट करने के बाद आप मंडे को सबमिट कर दें, ज़्यादा बेहतर है। 22 लास्ट डेट है, 21 को सबमिट कर दें और फिर मुझसे डिस्कशन कर लें। सबमिशन के बाद जो है फिर हम दूसरी डिस्कशन कर लेंगे उसमें। तो जो कॉमन केस स्टडीज़ हैं वो भी, जो हर किसी की अपनी है, वो भी उसमें एक एक 2-2 मिनट ही आपके पास आएंगे, क्योंकि उसमें ही अगर 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 90 मिनट्स का सेशन हो जाता है। 1 से 2 मिनट हर स्टूडेंट से थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी कि क्या किया, ताकि बाकी सबसे भी शेयर हो जाए। तो ये हमारी होगी। तो बिकॉज वीक्स हमारे पास दो ही रह गए हैं, तो उसके बाद फिर विंटर वेकेशंस आ रही हैं, ब्रेक एज़ पर रजिस्ट्रार्स ऑफिस नोटिस, और फिर आपने कैंपस आ जाना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये 2 रिकॉर्डिंग्स आपको मंडे की मिल जाएंगी, और ट्यूसडे को हमारा 2 आवर्स का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर वर्कशॉप्स असाइनमेंट्स का सेशन हमारा इंशाल्लाह हुआ करेगा। तो कल की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको आज मिल जाएगी, और अटेंडेंस जो है वो मैंने मार्क कर दी, एक्सेप्ट जरका, अली हैदर सामल और जो तलहा जो कि रजिस्टर नहीं है LMS। तो अभी आज की अटेंडेंस कर लेते हैं जी। दानियाल प्रेजेंट है या एब्सेंट है? 401 सर वो अभी अभी किया है। प्रेजेंट है सर। सर प्रेजेंट है, हैंड रेज किया हुआ है उसने। ओके। मोहम्मद हुसैन, ये मैंने आपसे अटेंडेंस ही शेयर की हुई है या बुक शेयर की हुई है? बुक शेयर की है सर। अटेंडेंस शेयर कर लेते हैं। जी मोहम्मद हुसैन, हुसैन आज प्रेजेंट नहीं था। महत, प्रेजेंट सर। आज तो प्रेजेंट है। रिजवान, प्रेजेंट सर। उदीन, गुलाम मोहिउद्दीन, मिसबा, प्रेजेंट सर। ज़ैनब। जैनब यहाँ पे आपकी लगा दी है मैंने। मिसबा प्रेजेंट है? सर 418 प्रेजेंट है। तैयब, प्रेजेंट मोहम्मद सर। तैयब, हसन, सैयद हसन, महद भी प्रेजेंट है, उसने हाथ रेस किया हुआ है, उसकी लगा दिया मैंने। सैयद हसन मुस्तफ़ा नहीं आया। गौहर हसन, गौहर, गौहर हसन ये प्रेजेंट नहीं था आज। एहसन मुनीर, मोहम्मद एहसन मुनीर, वर्दा,
423 Present, sir. क्या जो एब्सेंट है मैं फिर बोल देता हूँ, अगर हैं तो बता दो बेटा। मोहम्मद हुसैन 402, बाद मुबीन 409, फिर मोहम्मद गुलाम मोहिउद्दीन 412, फिर सैयद हसन, गौहर हसन, एहसन मुनीर। मैसेज आया हुआ है कोई ग्रुप में, जी हसन का ग्रुप में मैसेज आया हुआ है। ये जो बच्चे नहीं है ना, इनका ये है कि ये इस हफ्ते का लेक्चर सुन लें, और मंडे वाले दिन अगर कोई इंटरनेट का इशू है, किसी की लाइट चली गई है, ये 3-4 बच्चे, तो मंडे को क्लास के बाद या ट्यूसडे को, मंडे को तो रिकॉर्डेड है, ट्यूसडे को क्लास के बाद मेरे साथ सेशन कर लें थोड़ा सा, तो मैं इनकी प्रेजेंट लगा दूंगा। किसका मैसेज आया हुआ है वैसे? सर हसन का आया हुआ है, क्या मसला हुआ है उन्हें? लाइट इश्यू होते हैं। अच्छा जी, हसन, गौहर हसन या सैयद हसन? सर सैयद हसन का। सैयद हसन, तो किसी का इशू होगा, मैं इनकी लीव लगा रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट वीक, कल वाली क्लास सुन के ना और आज वाली, तो अगले हफ्ते जो है ये डिस्कशन करने में इनकी प्रेजेंट कर दूंगा। तो इशू हो जाता है, कोई नहीं, मेरी तरफ भी इशू हो गया था, आपको याद होगा कैंपस में इंटरनेट जो है वो ऑफ हो गया था, वो तो जेन्युइन रीज़न है, हो सकता है बाकी बच्चों के साथ भी हो सकता है, इट्स ओके। लेकिन आप वो रिकॉर्डिंग सुन लें और अगले हफ्ते मुझे थोड़ा सा 2-3 मिनट का बता दें कि सर हमने, आपने ये पढ़ाया था, मैं एक आधे सवाल पूछ लूँगा, और मैं आपकी पिछले हफ्ते की भी प्रेजेंट कर दूंगा और उस दिन की भी कर दूंगा, ठीक है? तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो कोई मज़ीद क्वेश्चन?